बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि आर्मी चीफ के घर पर हमला हुआ है और बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। नई पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन असल सवाल यह है कि पुरानी पॉलिसी का एतराफ किया गया है, उसके ऊपर माजरत की गई है, और जो उस पॉलिसी को बनाने वाले थे उनका फिर क्या होगा। अगर आप जियो पॉलिटिकल मामलात को सुनते हैं, ऐसे मौज़ूआत को शौक रखते हैं सुनने का, या फिर मेरी तरह स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है। तो आगे चलकर इस व्लॉग पर तफसीली बात करेंगे इस नई पॉलिसी के हवाले से। तो आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 1 अगस्त 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने बात करनी है अफगानिस्तान के सूबे बिलखसूस बदख्शां की सूरत हाल। अब आपके सामने है कि बदख्शां की सूरत हाल इस तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई आपको नज़र आ रही है कि चीन ने अपने जो सफारती एहलकार एम्बेसडर हैं उन्हें अपने मुल्क में वापस बुला लिया है। पाकिस्तान ने भी अपने सफ़ीर को बुला लिया है ताकि वो यहाँ पर आकर अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है अब वो बता सकें कि एग्जैक्टली ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है। तो इस हद तक अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो संजीदा होती हुई जा रही है, और बदख्शां से चलने वाली जो तहरीक है अभी इसने जो रुख इख्तियार कर लिया है वो ऐसा है कि अफगान तालिबान के जो सरकर्दा है, अहम वजीर हैं या वजारतों के ऊपर बैठे हुए हैं जिनके पास अहम मनसब हैं, उन्हें निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, या उनके घरों के ऊपर या फिर उनके काफिलों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। तो इस हद तक बदख्शां की सूरत हाल खराब है। इसी तरह की जो ताज़ा तरीन जो अपडेट हमारे सामने आ रही है बदख्शां से वो ये है कि अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो सिपा सालार हैं, उनके घर पर हमला किया गया है। और इस वाक़े की पूरी तफसीलात क्या है, क्या वो निशाना बने हैं, क्या हमले के वक्त वो अपने घर पर मौजूद थे या नहीं थे, इससे मुताल्लिक़ क्या तफसीलात आ रही है पूरी पढ़कर मैं आपके सामने रख देता हूँ। बताइए क्या है कि सूबे बदख्शां अफगानिस्तान के ज़िला वरदोज के गांव अस्तराब में या इस्तराब में तालिबान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कारी फसीउद्दीन फितरत के घर पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। और मकामी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की शब का बताया जा रहा है कि इसको ये पेश आया है। इसके अलावा हमलावरों ने करीबी पहाड़ी से फितरत के यानी कारी फसीउद्दीन फितरत के अफगानिस्तान के जो कि आर्मी चीफ हैं उनकी रिहाइशगाह को निशाना बनाया, और हल्के और भारी हथियारों बाशमूल जो मशीन गन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। रिहाइशगाह पर तैनात मुहाफिजों ने फौरी जवाबी कार्रवाई भी की, जिसके नतीजे में मुख्तसर फायरिंग का तबादला हुआ। उसके बाद हमलावर मौका से फरार हो गए। अब ये मकामी ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। यह भी वाज़ेह नहीं है कि हमले के वक्त फसीउद्दीन फितर खुद घर में मौजूद थे या नहीं थे। किसी गिरोह ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया है। और ये वाक़या एक ऐसे सूबे, एक ऐसी जगह पर रुनुमा हो रहा है जहाँ पर अफगानिस्तान के लिए, अफगान तालिबान के लिए सिचुएशन वैसी ख़तरनाक है। अब आप ये सोचेंगे कि बदख्शां के अंदर ही अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका घर यहाँ पर क्यों है, तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि इनका जो खुद ताल्लुक़ है वो बदख्शां से है, और ये बेसिकली खुद ताजिक हैं। तो ये ताजिक कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं। इनका जो रहायशी या आबाई इलाका है वो बदख्शां ही है, और इनके घर को जो है ये निशाना बनाया गया है। और यहीं से, इसी सूबे से जो है वो तहरीक का आगाज़ भी हुआ है, जो कि अफगान तालिबान के लिए इस वक्त दर्दे सर बना हुआ है। अब इसका जो मजीद जो थोड़ा सा तारुफ है वो मैं कारी फसीउद्दीन का आपके सामने रख देता हूँ कि कारी मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत और फातेह शुमाल भी इनको कहा जाता है। ये तालिबान हुकूमत के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। वो बदख्शां के सुला बरदोज के गांव इस्तराब से ताल्लुक़ रखते हैं और ताजिक नस्ल से हैं। सितंबर 2021 से उन्होंने ये ओहदा संभाला है। उन्हें शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा करने के बायस जाना जाता है। हालिया महीनों में वह बदख्शां में मुखालिफ कमांडर से मुज़ाकरात और सिक्योरिटी ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे थे। और ये जो मालूमात मैंने आपके सामने रखी है कि कारी फसीउद्दीन जो कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनके घर पर हमला हुआ है, मकामी ज़राए इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अफगान तालिबान या ऑफिशियल या अफगानिस्तान के सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई कमेंट, कोई खबर, कोई बयान नहीं दिया गया है। ये याद रखिए कि बदख्शां हमेशा से, या फिर हम शुमाली इत्तेहाद की बात करते हैं, यहाँ से हमेशा से अफगानिस्तान के लिए मसाइल रहे हैं। सोवियत यूनियन के ज़माने में भी हमने देखा कि अगर कोई सोवियत यूनियन की अफवाज के लिए कोई महफूज इलाका माना जाता था तो वो यही इलाका था। यहाँ पर जो शुमाली इत्तेहाद था वो सोवियत यूनियन से इसके इवज़ कि हम आपके फ़ौजियों को यहाँ पर महफूज रखेंगे, आपकी सप्लाई चेन को हम बरकरार रखेंगे जो कि सेंट्रल एशिया के साथ जाकर कनेक्ट होती है। उसके बदले में ज़ाहिर है वो उनसे कुछ पैसे लिया करते थे, उनकी एक डील थी, एग्रीमेंट थी। और हमेशा से ये अफगान तालिबान के ये जो इलाके हैं या यहाँ के जो लोग हैं ये अगेंस्ट रहे हैं। अब यहीं से इस तहरीक का उठना और तेज़ी के साथ आगे बढ़ना ये अफगान तालिबान के लिए एक कंसर्निंग पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि ये याद रखिएगा जो बदख्शां का
यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है इनके बड़े रहनुमाओं के सरकर्दा रहनुमाओं के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि जो बदख्शा के अंदर जो कुछ हो रहा है ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे लेकिन हम किसी भी तंजीम को इस तरह इस मामले के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ईरान ने तो वाज़ेह तरदीद कर दी है। तो ये तो अफगानिस्तान की सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है। अब आ जाइए बलूचिस्तान से जो मुतालिक सूरत हाल है ये बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। कल आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसमें उन्होंने नई पॉलिसी का ऐलान भी किया, लेकिन जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है पहले मैं वो रखूंगा, फिर आखिर में हम पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे जो नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की 3 डिवीजन्स में इसको तकसीम किया गया है और पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान को 3 डिवीजन्स में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस अहम फैसले के तहत मौजूदा शुमाली और जनूबी डिवीजन्स के साथ नया FC बलूचिस्तान वेस्ट कायम किया जाएगा ताकि सूबे भर में सिक्योरिटी, कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशनल इस्तेदाद को मजीद मजबूत बनाया जा सके। पहले की इंतजामी सूरत हाल क्या है? 2017 तक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान एक ही कमांड के तहत काम कर रही थी, ताहम सूबे के वसी रकबे और बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इसे 2 हिस्सों में मजीद तकसीम कर दिया गया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ का हेडक्वार्टर कोयटा में कायम किया गया जबकि FC बलूचिस्तान साउथ का हेडक्वार्टर तुर्बत में रखा गया। इस वक्त फोर्स की मजमूई ताकत तकरीबन माजे के साथ उस वक्त फोर्स की मजमूई ताकत तकरीबन ये बताई जाती है 80,000 बताई जाती है कि इतनी थी या फिर शायद इससे ज़्यादा की थी। शुमाली डिवीज़न की मंजूरी याफ्ता ताकत जो थी तकरीबन ये जो बताई जाती है ये इससे 2 या 3 गुना जो है वो ज़्यादा इसकी बताई जाती है ज़्यादा, जबकि जनूबी डिवीज़न की तकरीबन 42,000 थी। 2022 में सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इजाफी जो नफरी है ये विंग्स हैं ये बनाए गए थे। अब जो नई साख्त बनाई गई है वो क्या है, उसके मदरजात, उसकी तफसीलात क्या है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये तो अभी मैंने पुरानी जो चीज़ें वो आपके सामने रखी हैं। अब फोर्स को 3 अलग अलग डिवीजन में तकसीम किया जा रहा है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ का हेडक्वार्टर कोयटा में रहेगा और इसकी जिम्मेदारी शुमाली इलाकों बाशमूल कोयटा, पशीन, चमन, जोब, लोरालाई, सिब्बी और मुल्हिका अजला पर मुश्तमिल होगी। इस डिवीजन का बुनियादी फोकस अफगानिस्तान के साथ सरहद और शुमाली बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर रहेगा। FC बलूचिस्तान साउथ का हेडक्वार्टर तुर्बत में कायम रहेगा और इसका दायरेकार में केच, गवादर, मकरान, अवरान, लसबेला और जनूबी साहिली इलाके शामिल होंगे। इस डिवीजन की जिम्मेदारी जनूबी साहिल और ईरान सरहद के जनूबी हिस्से की हिफाजत पर मामूर होगा। तीसरा और नया डिवीजन जो कि नया बनाया गया ये FC बलूचिस्तान वेस्ट है जिसका हेडक्वार्टर दलबदीन चागी में कायम किया जा रहा है। इस डिवीजन के तहत रख्शान डिवीजन के अहम अजला बाशमूल चागी, तफ्तान, खारान, वाशक और नौशकई शामिल होंगे जबकि कुछ मुल्हिका मगरबी इलाके में भी इसका दायरा इख्तियार होगा और इस डिवीजन का खसूसी फोकस मगरबी ईरान सरहद के साथ साथ चागी से कराची तक फैली हुई स्ट्रेटेजिक मादनी राहदारी की हिफाजत भी करना होगा। दलबदीन में हेडक्वार्टर के क़याम के लिए 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट पहले ही मंजूर हो चुका है और इसके लिए इजाफी तैनाती भी होगी। ऑपरेशनल करने के लिए मजीद इक़दामात भी करने होंगे और ये तकसीम बुनियादी तौर पर इंतजामी और कमांड रीस्ट्रक्चरिंग की नोयत रखती है। फौरी तौर पर बड़ी तादाद में नए जवानों की भर्ती का ऐलान नहीं किया गया, ताहम रख्शान डिवीजन में इजाफी विंग्स की तैनाती अमल में लाई जा रही है और कमांड एंड कंट्रोल बेहतर होने से दूर दराज इलाकों में रद्द-ए-अमल का वक्त नुमाया तौर पर कम होने की तवक्को की जा रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस नए ढांचे से ऑपरेशनल रद्द-ए-अमल में तकरीबन 40% तक बेहतरी मुमकिन हो सकती है। मौजूदा फोर्स को 3 अलग अलग कमांड में तकसीम करके मकामी चैलेंजेस पर ज्यादा मौसर तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। तकसीम की जरूरत और मकसद क्या थे या क्या है इसके ऊपर बात करते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का चूंकि सबसे बड़ा ज़मीनी या रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है जिसका रकबा तकरीबन 3,47,000 मुरबा किलोमीटर है। 2 डिवीज़न से इस वसी इलाके का जो कंट्रोल है ये मुश्किल हो रहा था। 2 डिवीज़न इस पूरे सूबे को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपके सामने है कि बलूचिस्तान जैसे तो कई मुल्क भी इस रकबे जैसे नहीं है, कई तो दुनिया के नक्शे के अंदर ऐसे ममालिक भी वजूद रखते हैं जिनका ज़मीनी जो रकबा है वो बलूचिस्तान जितना भी नहीं है, यानी कि उससे भी छोटा है। तो बलूचिस्तान बहुत बड़ा एक सूबा है पाकिस्तान का, तस्वीराती लिहाज से, मादनी ज़खायर के हवाले से, इक़्तिसादी लिहाज से, सकाफ़त के हवाले से, तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल जो है ये सूबा है और इसी की तरक्की के साथ पाकिस्तान की तरक्की को जोड़ा जाता है क्योंकि एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। तो यहाँ पर
سیکیورٹی اور اس کے جو پیش درپیش جو چیلنجز ہیں انہیں اب انہانس کیا جا رہا ہے، انہیں بہتر کیا جا رہا ہے ان کی انسداد کے لیے، تاکہ ایسے حملے ان کو روکا جا سکے، ان کے لیے نفری بڑھائی جا رہی ہے اور نظام کے اندر ری اسٹرکچرنگ بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب جس پالیسی کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا، اب بات اس کی بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے شاید اگر آپ ہمارے روزانہ کے ویور ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ویلاگس کو پسند کرتے ہیں، تو ہم نے بہت پہلے بلوچستان کی پالیسی سے متعلق ہم نے ایک بات کی تھی۔ غالباً اس وقت ہمیں یوٹیوب چینل بنائے ہوئے مہینہ یا ڈیڑھ ہوا تھا، اس سے زیادہ وقت نہیں تھا۔ تو اس وقت ہم نے اسی پلیٹ فارم سے بلوچستان کی اس غلط پالیسی کے اوپر بات کی تھی جس کو ضرورت تھی کہ جس کو تبدیل کیا جائے، اور وہ غلط پالیسی کیا تھی کہ پاکستان کی ریاست نے جو وڈیروں کے ساتھ اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ ہم نے وڈیروں کو انٹرٹین کرنا ہے، انہیں عہدے بھی دینے ہیں، اگر عہدے نہیں بھی دینے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی طرح سے انٹرٹین کرنا ہے، وسائل دینا ہے، انہیں بجٹ دینا ہے۔ یہ بدلے میں کیا کریں گے؟ یہ بدلے میں یہ کریں گے کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ریاست کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں گے، انہیں ان کے خلاف نہیں جانے دیں گے، انہیں اچھے سے ان کی تربیت بھی ہوگی، ان کے لیے تعلیم کے مواقع، روزگار کے مواقع اپنے صوبے اور اپنے علاقے کے اندر یہ کرتے رہیں گے، ان کے علاج و معالجے کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، سب جو چیزیں ہیں وہ جو وہاں کا وڈیرا ہے وہ پورا کرے گا، اور یہ ریاست کا ایک غیر اعلانیہ ایگریمنٹ جو ہے یہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ویسے تو وڈیرا شاہی سسٹم انگریزوں کے بعد سے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس کو دوبارہ سے 80 کے اندر اس کو دوبارہ سے بحال کیا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اس حد تک سنگین نکلے کہ اب آ کر ریاست کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم یہ جو کام کرتے رہے یہ غلط کرتے رہے، ہمیں تو بلوچستان کے عوام کے ساتھ براہ راست ہم نے تعلق ہمیں بنانا چاہیے تھا، جو کہ ہم نہیں بنا سکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان کی عوام اور ریاست کے درمیان ایک گیپ آ گیا جس کو اب دور کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا، وقت لے گا، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، ہم امید اور دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ تھا کیا، گمبھیر کیسے ہو رہا تھا یہ معاملہ؟ جو وڈیرا سسٹم تھا، وہ وڈیرے جو ریاست کی طرف سے مختلف پروجیکٹس کے نام کے اوپر رائلٹی بھی وصول کر رہے تھے، ایک بھاری رقم بھی لے رہے تھے، جب اسی علاقے کا یا اسی قبیلے کا کوئی ایک جو جوان ہے وہ پنجاب میں چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ اسلام آباد میں چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، یا سندھ میں کسی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، جب وہ وہاں جا کر یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ صوبے اور یہ شہر تو بڑے آباد ہیں، لیکن جو میرا علاقہ ہے، میرا جو صوبہ ہے، وہاں پر اتنی محرومیاں کیوں ہیں؟ ہم نے تو پڑھ رکھا ہے کہ یہاں سے تو گیس نکلتی ہے، یہاں سے قیمتی معدنیات نکلتے ہیں، یہاں پر جو ذخائر ہیں، گوادر جیسی بندرگاہ ہے، تو تصویراتی لحاظ سے ہمارا صوبہ مالا مال ہے معدنی ذخائر کے حوالے سے، تو سب سے زیادہ ہم ہی ذبح حالی کا شکار کیوں ہیں؟ وہ جب جا کر اپنے وڈیرے سے سوال کرتا ہے کہ بھئی ہمیں اس سوال کا جواب دیا جائے، تو وڈیرا آگے سے کہتا ہے کہ بھئی اس میں تو ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ تو ریاست کا قصور ہے، یہ تو ان اداروں کا قصور ہے کہ یہ آپ کے وسائل کے اوپر ڈاکہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں دیتے، اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جو سوال یا جو اکاؤنٹیبلٹی وڈیرے کی ہونی تھی، وہ وڈیرے نے بڑی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس جوان کو رخ دکھا دیا اداروں کا یا پھر ریاست کے مخالف کر دیا کہ بھئی آپ کی جتنی محرومیاں ہیں ان کا جواب یہی دیں گے، کیونکہ یہی آپ کی محرومیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو یہاں پر جو وڈیرا سسٹم تھا وہ دونوں ہاتھوں سے گھیر رہا تھا، ایک طرف وہ ریاست سے وسائل بھی لیتا رہا کہ میں اپنے لوگوں کو ہینڈل کروں گا، اور دوسری سطح کے اوپر کچھ کام اقدامات نہیں ہو رہے تھے۔ اب کل کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہی سوالات تھے، یہی انہوں نے بات جو ہے اقرار وہ کیا کہ بلوچستان سے متعلق یہ جو حالیہ واقعات بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وڈیرا سسٹم سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب بلوچستان کی عوام کے ساتھ، ان کے جوانوں کے ساتھ براہ راست اب ہم بات کریں گے۔ وہاں کا جوان ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں آئے، وہاں کا جوان ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انجینئر بھی بنے، وہ ڈاکٹر بھی بنے، اپنے صوبے کے لیے اور ملک ملت کے لیے اپنا ایک تعمیری کردار بھی ادا کرے، کیونکہ وہاں کا جو وڈیرا سسٹم ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں کا جوان پڑھے، اس کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ ان کا ایک باڈی گارڈ رہے، اس سے زیادہ کر نہیں رہے۔ ایف سی کی جب ان کو چینج کیا گیا تھا، جب ان کو پولیس کے اندر تبدیل کیا گیا تھا، ایف سی جو تھی یہ کیا تھے؟ یہ بیسکلی بنیادی طور پر انگریزوں کے زمانے سے یہ اس وقت ان کی ایک پرسنل پولیس ہوا کرتی تھی۔ ریاست نے یہاں تک انٹرٹین کیا کہ ان کے پرسنل باڈی گارڈز کو ایک اسپیشل فورس کا درجہ بھی دیا، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ریاست دیتی رہی، لیکن جو حفاظت ہے وہ ان وڈیروں کی کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ ریاست کی غلط پالیسی تھی، جس نے بھی بنائے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے، اگر وہ حیات ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کسی بھی شکل کے اندر، لیکن ہونی چاہیے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، دیر آئے درست ہے، لیکن ریاست نے اب بلوچستان کی عوام سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے چانسز ایسے نہیں ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ جو زخم اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں یہ ایک دم سے بھر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوشش
کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ ان زخموں کو جلد از جلد بھرا جا سکے اور بلوچستان کے جوان کے ساتھ براہ راست بات کی جا سکے اور اس کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو بہرحال وہ اپڈیٹ ہے، خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں تجزیہ بھی شامل ہے، اور اب آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی